आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल आप लोगों ने कहाँ तक सुनी थी? सर आप कोई दूसरी एग्जाम्पल देने वाले थे। सर सीमेंस की एग्जांपल दे रहे थे आप। सीमेंस के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली सिमेंस कंपनी जो है वो बहुत से डोमेन्स में काम करती है। इलेक्ट्रिकल के डोमेन्स में भी काम करती है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होती है उसके अंदर भी बहुत वो है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर वो सैप जो है वो उसके ग्लोबल पार्टनर्स हैं, वहाँ से चीज़ों को मैनेज करते हैं। सो सिमेंस कंपनी ने एक अपने क्लाइंट के लिए एक प्रेशर वॉल्व मंगवाया जर्मनी से। ठीक है, और ये एक रियल एग्जांपल है। तो प्रेशर वॉल्व जो था वो एक बड़े जो स्टीम, एक मशीन थी जहाँ से स्टीम प्रोड्यूस हो रही होती थी, तो उसके ऊपर लगना था। उन्होंने जर्मनी से वॉल्व मंगवाया, जो स्पेसिफिकेशंस दी गई थी उस हिसाब से वो वॉल्व आया उस जगह पर जहाँ पे उसको प्लेस करना था, वहाँ प्लेस हुआ। और उसके बाद उसको चला के देखा गया, तो वो जो फंक्शन उससे रिक्वायर्ड था, एक्सपेक्टेड था, वो चलना शुरू हो गया। उन्होंने फिटिंग मैनेज की और सब चीज़ें करने के बाद जो उनके इंजीनियर्स थे वो वहाँ से साइट से एग्जिट हो जाते हैं। और एग्जिट होने के कुछ अर्से के बाद जब वो चीज़ काम कर रही होती है तो करते करते उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। वेल्व सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। सिविल्स के इंजीनियर्स को दोबारा बुलाया जाता है। सिविल्स के इंजीनियर उसको देखते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद उनको अंदाजा होता है कि यार हो सकता है कोई मैल फंक्शनिंग हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो उन्होंने उस वॉल्व को उतार लिया और जर्मनी से दूसरा वॉल्व ऑर्डर कर दिया। मीनवाइल उन्होंने ये वाला वॉल्व यहाँ से वापस उनकी मेंटेनेंस टीम के लिए जर्मनी शिप कर दिया यहाँ से। दूसरा वॉल्व पहुंचता है। दूसरा वॉल्व पहुंचने के बाद सिमेंस की जो इंजीनियर्स हैं वो वंस अगेन उस वॉल्व को दोबारा से वहाँ फिट करते हैं। और कुछ अर्से के बाद चलते हुए वो वॉल्व फिर से अपनी मैल फंक्शनिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद वंस अगेन सिविल के इंजीनियर्स को बुलाया जाता है और वो आके देखते हैं। जैसे कि यार हैरत है कि ये कैसे हो गया। वंस अगेन वो दोबारा से एक वॉल्व मंगवाते हैं जर्मनी से, और ये जो यहाँ का फॉल्टी वॉल्व होता है ये वापस भेज दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पीछे जर्मनी में क्या हो रहा है? जर्मनी में जब वो प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए जब वो उनके पास वो पुराना वाला, ये सबसे पहला वाला जो वॉल्व था वो पहुंचता है, तो वो देखते हैं कि यार इसको कोई प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। उन्होंने चेक किया, उसकी बिल्कुल जिस तरह से जिस स्पेसिफिकेशन से वो बना था वो बना हुआ था। हाउएवर वो प्रेशर अब सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान दूसरा जो वॉल्व था वो भी पाकिस्तान से जर्मनी में रिसीव हो गया। उन्होंने इसको चेक किया, सेम प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिकेशन में मसला नहीं था, बस अब वो प्रेशर को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा था। तीसरा वाल्व लगता है पाकिस्तान के अंदर, और तीसरा वाल्व लगने के कुछ अरसे के बाद सेम प्रॉब्लम दोबारा से आ जाती है। नाउ दिस टाइम फर्क ये होता है कि सीमेंस वाले वो वॉल्व उतार के भिजवाने के बजाय अब जर्मनी से जो उनकी टीम होती है उनको वहां से बुलवा लेते हैं कि भाई आके इस चीज को ऑन साइट खुद एग्जामिन करो। वो आते हैं, चेक करते हैं, और उनको वाकई में कुछ समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या थी। बट काम नहीं रोका जा सकता, तो वो जो अपने साथ एक नया चौथा वॉल्व लेके आए होते हैं वो वहां पे प्लेस कर दिया। जब उसको जाके फर्दर इवेलुएट किया और उन्होंने अपने जो प्री कास्टेड मॉडल था उसके साथ इवेलुएशन की, तो उन्होंने ये चेक देखा कि उनके जो मॉडल है उसमें और जो पाकिस्तान से जो मॉडल्स आए हैं उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे आ रहा था? फर्क ये आ रहा था कि जो प्रेशर वॉल्व होते हैं उसमें एक चीज होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम का काम ये होता है कि उस प्रेशर को सर्टेन लेवल पे मेंटेन करता है, चाहे वो एयर प्रेशर हो, चाहे वो स्टीम का प्रेशर हो, गर्मी हो या पानी हो, जो भी मामला हो। तो डायफ्राम जो था उसका वो सही नहीं था। जो उनकी स्पेसिफिकेशन थी उसके हिसाब से तो वो ओके था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उन्होंने उस वॉल्व को बनाने के बाद जिस इन्वायरमेंट में टेस्ट किया था वो जर्मनी का ठंडा इलाका था। जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान की कराची की स्पेशली जो आबो हवा थी उसकी वजह से जो उसका डायफ्राम था वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और प्रेशर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा था।
जिसकी बेसिस के ऊपर वो डायफ्राम जो था वो मेल फंक्शनिंग शुरू कर देता था और इवेंचुअली जो वॉल्व होता था उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाती थी। सो जो जर्मन इंजीनियर्स थे वो क्या काम कर रहे थे, वो एग्जिस्टिंग जो उनके पास ब्लूप्रिंट मौजूद था या वो जो नक्शा मौजूद था उस वॉल्व का, उसके अगेंस्ट इस नए वॉल्व को वेरीफाई कर रहे थे। However, उन्होंने जो वैलिडेशन परफॉर्म की थी, ये जिन कंडीशंस में उसको परफॉर्म किया था, वो उनका लैब या जर्मनी की जो एनवायरनमेंट थी वो थी। जबकि उसको वैलिडेट उस एनवायरनमेंट में होना जरूरी है कि जिस एनवायरनमेंट में उसने आके काम करना था, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई सा भी खिता हो। सही है। तो वेरिफिकेशन इज ऑलवेज अगेंस्ट, आप किसी चीज के अगेंस्ट करते हैं, रिटन एलिमेंट्स के अगेंस्ट करते हैं। और जब आप वैलिडेशन की बात करते हैं तो वैलिडेशन हमेशा आपके किसी न किसी कंडीशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए की जा रही होती है। So the difference between verification and validation is कि आप एक जगह पर किसी चीज के अगेंस्ट वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं और वैलिडेट उन चीजों को किया जाता है जो कि एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर फुलफिल कर रही होती है। सही है। तो यहाँ पर इतनी तमहीद बांधने की जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए थी कि यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन कैसे की जाए? सर जो भी क्रेडेंशियल्स होती हैं उसमें रिकॉर्ड हमारा सही तरीके से आ रहा है या नहीं, यानी जो क्रेडेंशियल में अगर स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है तो उसमें स्ट्रिंग आना चाहिए, जिसमें न्यूमेरिकल क्रेडेंशियल है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, इस तरीके से सर डाटा ये एंट्री सेक्शन होता बट है। ये टेस्ट इंजीनियर का काम नहीं है, जी बिजनेस सर। एनालिस्ट का। इस प्रोसेस में बिजनेस एनालिस्ट कहाँ पर है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं वैलिडेशन की, वैलिडेशन के लिए याद रखिएगा कि हमेशा आपको जो चीज रिक्वायर्ड होती है दैट इज कि कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो वो चीज वैलिडेट होगी, वरना नहीं होगी। सही है। शनाख्ती कार्ड की हमने एग्जांपल ली थी। शनाख्ती कार्ड की वैलिडिटी शुरू उस वक्त होती है जब कोई लड़का या लड़की पाकिस्तानी सिटीजन 18 साल की एज को टच करता है। दैट इज द टाइम जब जो है आपके पास कोई चीज स्टार्ट होती है और आप उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ जी ये चीजें सही है, अब हम इसको बेस लाइन बना रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। तो वैलिडिटी इज ऑलवेज अगेंस्ट कंडीशन। वेरिफिकेशन जो होती है जब हम कस्टमर की बात करते हैं, तो वैलिडेशन पहले हम बात कर लेते हैं। वैलिडेशन इज कि आपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उस चीज को बाउंस बैक करवाया और चेक किया कि आया आपने जो कस्टमर ने या जितने भी लोग हैं जिनसे आपकी बात हो रही है उनकी तमाम कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और अगर हो रही है दैट मीन्स के वो चीज या वो प्रोडक्ट जो आपने क्लाइंट को लेकर गए थे वो वैलिडेट हो चुकी है उसके अंदर। दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। यहाँ तक मामला क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आप लोग को आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है, बस ऑल क्लियर है सर। आप लोग इतने खामोश क्यों है? तो वैसा लग रहा है मैं रेडियो पे बातें कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, थोड़ा सा सवाल जवाब इंगेज हो, इट विल बी इजियर एंड फन। ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये फिजिबिलिटी स्टडी हमने पहले डिस्कस कर ली थी, ये मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो नंबर 1 स्टेप इज कि आपने फिजिबिलिटी स्टडी बना ली। स्टेप नंबर 2 इज यू कैन स्टार्ट jotting down the requirements. If the feasibility report is positive towards undertaking the project, next phases start with gathering requirements from the user. Analysts and engineers communicate to the client and end users to know their ideas and what the software should provide and which feature they want the software to include. तो ये बेसिकली आप सवालात करते हैं
और सवालात करने के बाद आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। नंबर 3 आपके पास आ जाता है, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS. SRS is a document created by a system analyst after the requirements are collected from various stakeholders. ठीक है, SRS defines how the intended software will interact with hardware and external interfaces, speed of the operation, response time, portability of software across various platforms, maintainability, speed of work, speed of recovery after crashing, security, quality specification, limitations वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बेसिकली आप बना लेते हैं i5 का। Requirements received from clients are written in natural language. It is the responsibility of a system analyst to document and requirements in the technical language so that they can be comprehended and useful for the software development team. ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आप लोगों को? या मैं बहुत तेज चल रहा हूँ? नहीं सर, क्लियर है। स्पेसिफिकेशन की हम जब बात करते हैं, SRS should come up with the following features. Number 1, user requirements and are expressed in natural language. ठीक है, technical requirements are expressed in structured language which is used inside the organization. आपने कस्टमर को अगर कोई चीज़ दिखानी है, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो आप बेसिकली आप जो चीज़ें कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपने उनको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लेके चलना है। अच्छा, कुछ चीज़ें होंगी जो कि टेक्निकल लैंग्वेज की ही होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वालिटी एश्योरेंस का इंजीनियर है, तो आपका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको क्या चीज़ मिल रही होगी, वो और आप जो इन्फॉर्मेशन आप उसके साथ पुल कर रहे हैं, वो चीज़ें ज़रूर मिल रही होंगी उस तरह की कि जिसमें उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो एक साइड पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो कीपिंग दैट इन माइंड आप हमेशा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, और जो यूजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं आप उनको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर मेंटेन करके चल रहे होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की या रिक्वायरमेंट्स की, तो हमेशा हम बात करते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो काम किस तरह से करेगा। डिजाइन डिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन सूडो कोड, ये बातें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म्स एंड जीयूआई की जो स्क्रीन्स होती हैं उनके प्रिंट्स, कंडीशनल एंड मैथमेटिकल नोटेशंस फॉर डेटा फ्लो डायग्राम्स, ये सारी चीजें जो हैं आपके पास रिक्वायरमेंट्स SRS के अंदर आप उसका पार्ट बनाते हैं। रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन क्या होती है? आफ्टर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आर डेवलप, द रिक्वायरमेंट मेंशन इन द डॉक्यूमेंट्स आर वैलिडेटेड. User might ask for legal in practical solutions, or experts may interrupt the requirements consistently correctly. This requirement is huge in case if the cost, if not nipped in the bud, requirements can be changed against the following conditions. They can be practically implemented if they are valid and has per functionality and domain of the software, if there are any ambiguities, if they are complete, if they can be demonstrated. तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट आपको वैलिडेशन मिल रही होती है कि आया जो चीज़ आपके पास मौजूद है वो चीज़ किस तरह से फॉर्म हो रही है, किस तरह से आगे लिखी जाएगी। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आप तो क्लियर है? जी सर, और क्लियर। ओके, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन प्रोसेस की हम जब बात कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको एक अंदर छोटा सा मैं असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। आप लोग असाइनमेंट प्लीज नोट कर लें अपना। असाइनमेंट बहुत सिंपल सा है, कंफ्यूजन नहीं होगी। असाइनमेंट ये है कि आपने IEEE
का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ढूंढ कर लेकर आना है। इंटरनेट पे बेतहाशा अवेलेबल है, उसको एक नज़र पढ़ लेंगे और हम अगली क्लास में उसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप पे मैं मेंशन भी कर दूंगा। वो ये है कि दैट यू नीड टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी जिसकी बेसिस पे हम बात ये करते हैं कि हमने IEEE के जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है उसको किस तरह से अपनी प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने IEEE का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है उस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को इंटरनेट से पुल करना है और पुल करने के बाद आपने उसको बेसलाइन बना के हमने आगे बढ़ जाना है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रख लेते हैं। हमने इस लेक्चर को 9 बजे तक रखना था बट बिकॉज हमने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिए, सो जी सर। मेकअप क्लास हम यहीं पे इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी डिस्कशन है इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये अफान आपने मुझे शेयर कर देनी है अटेंडेंस जी के सर। साथ। मैं ये तमाम चीज़ें LMS के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप लोग चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दी असाइनमेंट। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे थोड़ी सी आपसे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने यू नीड टू कम अप विद डिफरेंट क्वेश्चंस के जो कुछ हमने अभी तक देखा है उसके अंदर कोई आपको चीज़ अच्छी लगी हो, कोई चीज़ बुरी लगी हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही हो समझने में, आपने वो शेयर करनी है ताकि हम लोग उसके बाद आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगले जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे आते रहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट के अंदर डीप डाउन उतरते चले जाएंगे। तो हमें जितना ज़्यादा कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू उसको मैनेज करेंगे उतना आपके लिए और मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जी श्योर थैंक यू सर। सो मच। आप लोग बहुत खामोश क्लास हैं लेकिन अच्छा लगा आप लोगों को बैकग्राउंड वगैरह जान के और आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।